अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, डू वी नीड लिस्ट एट ऑल, तो वी ओनली नीड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, मतलब जो भी यहाँ पे हम लोग GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकाल रहे हैं, तो अब तक हमने देखा है कि डिवाइज़र चाहिए, कॉमन डिवाइज़र भी चाहिए और वो ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए। तो हमें लास्ट तक अभी तक क्या पता चला है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर की। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इतना जानते हैं कि 1 जो होता है वो ऑलवेज बी अ कॉमन फैक्टर। ओके, तो ईच टाइम वी फाइंड अ लार्ज कॉमन फैक्टर, हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, हमें हमेशा चाहिए लार्ज कॉमन फैक्टर। जैसे कि अभी तक जो हमने बात की है वो कॉमन फैक्टर निकालने तक से पहले कि कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे निकाल के लाएं, उसमें हमने इम्प्रूवमेंट किया है कि जो हमारा फैक्टर ऑफ m था, उसके बाद फैक्टर ऑफ n था, इन दोनों को कैसे, इन दोनों को लिस्ट को, ये जो दो लिस्ट हैं उनको कैसे अवॉइड किया जाए और फिर एक ही लिस्ट से काम चलाया जाए, इस पे हमने ध्यान दिया। बट एक बात हमें और ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि लार्ज कॉमन फैक्टर हमें चाहिए। तो हमें हमेशा लार्ज कॉमन फैक्टर चाहिए और हमें क्या करना है कि डिस्कार्ड प्रीवियस वन। ठीक है, अगर हमें कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है, यहाँ से फैक्टर हमें मिल गया, फैक्टर ऑफ n, इनमें से जो कॉमन मिल रहा है वो अगर लार्ज नहीं है, उसको क्या करेंगे हम, जो डिस्कार्ड कर देंगे प्रीवियस वन को। और आगे अगर हमें कुछ मिलता है, मान लो कि हमें यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर मिला 1, तो 1 पे आके हमारा अभी लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1, तब तक हमने आगे चेक किया, आगे चेक करने के बाद हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो 2 मिल गया। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो 1 है इसको डिस्कार्ड कर देना है और उसके बाद हमारा जो ये वाला पार्ट है ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा और हमारा जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है वो अब हो गया 2। सेम वैसे ही आगे बढ़ते हैं और 4 पे जाते हैं। अगर 4 को चेक करते हैं, 4 हमारा कॉमन फैक्टर है, मिल गया। और 4 कॉमन फैक्टर जैसे ही हमें पता लगा कि 4 भी एक कॉमन फैक्टर है m और n का, तो हमें ये जो 2 है इसको डिस्कार्ड करना है और कॉमन फैक्टर 4 को लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बना देना है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम लिस्ट ना लेके, कि जो ये CF वाला लिस्ट है इसको लिस्ट ना लेके हम डायरेक्ट क्या करें, चेक करते रहें। जब हमें फैक्टर मिल रहा है, अगर उसके बाद फिर अगर कोई नया फैक्टर मिल रहा है तो हम पिछले वाले को डिस्कार्ड कर देंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा जो रिसेंट फैक्टर मिला है वही हमारा लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर सीन सो फार एंड रिटर्न इट। ओके, तो वही बात है। अब हमें क्या करना है कि मोस्ट रिसेंट कॉमन फैक्टर, इस पे ध्यान देना है। हमने अभी जो यहाँ पे बातें की कि जो हमारा लिस्ट होगा, लिस्ट हमें नहीं लेना है, तो हमें मोस्ट रिसेंट कॉमन फैक्टर जो मिल रहा है उसको लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बना देना है और बाकी को डिस्कार्ड कर देना है प्रीवियस वन को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये कैसे इम्प्रूव हो सकता है बिना लिस्ट के। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि डिफाइन किया GCD m, n, यहाँ पे कॉलन लगा दिया। ओके, अब क्या करते हैं हमने पहले देखा है कि फॉर i इन रेंज, अभी भी वही काम होगी, 1, मिनिमम ऑफ mn प्लस 1। हमारा जो लूप है वो कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, तो 1 to मिनिमम ऑफ mn तक। इसमें प्लस 1 का यूज क्यों होता है वो हमने पहले बता दिया कि एक आगे तक का जो वैल्यू है वहाँ तक हम लेके जाते हैं ताकि पीछे वाला वैल्यू छूट ना जाए। तो यहाँ वाला ये काम हो गया। ये काम जो था ये सेम टू सेम जैसे हमने पहले किया है वैसे हुआ है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ भी पहले जैसा ही है। इफ़ m जो यहाँ पे i है वो अगर m को डिवाइड करके हमें रिमाइंडर 0 देता है और साथ में वही i अगर n को डिवाइड करके हमें रिमाइंडर यहाँ पे 0 देता है, तो उस i को हम क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे उसको असाइन करा देंगे। तो ये जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन फैक्टर i हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न MRCF, मतलब जो हमारा मोस्ट कॉमन फैक्टर है ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। और हमारा जो GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m, n, मतलब mn का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यहाँ पे ये होगा मोस्ट रिसेंट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक चीज़ और इम्प्रूव करना होगा। चलिए आगे देखते हैं कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है।
अब हम ये देख रहे हैं स्कैन बैकवर्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, स्टार्ट एट एंड एंड वर्क बैकवर्ड। अब हमें क्या करना है कि हमें लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। ये एक लिस्ट है, मान लेते हैं, नहीं लिस्ट पे बात नहीं करते हैं, लिस्ट हमने मोस्ट रिसेंट कॉमन फैक्टर इन पे बात हमने की है, मोस्ट रिसेंट कॉमन फैक्टर पे। तो ये तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो लिस्ट का यूज हम कर रहे थे कॉमन फैक्टर के लिए, पहले तो m फैक्टर ऑफ m फिर फैक्टर ऑफ n, इनके लिए जो लिस्ट का यूज कर रहे थे इन्हें हटा दिया, फिर इसके लिए हटा दिया। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर के लिए हमने जो लिस्ट का यूज किया था उसको भी हमने रिमूव किया और हमने वहाँ पे एक नया अप्रोच दिया जिसको बोलते हैं मोस्ट रिसेंट कॉमन फैक्टर। ओके, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हम 1 2 मिनिमम ऑफ m एंड n यहाँ तक ये चेक कर रहे थे, ठीक है। इसको चेक करने के बाद हमारा जो कॉमन फैक्टर मिल रहा था वो कॉमन फैक्टर कहाँ से आ रहा था, 1 2 यहाँ से चेक कर रहे थे। अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है मिनिमम, हम जो 1 की तरफ से बढ़ रहे थे, अगर 1 यहाँ पे मिनिमम 20 है और यहाँ पे 10 है, तो हम क्या कर रहे थे कि 10 जो मिनिमम आया तो 1 to 10, ठीक है। अब हमारा जो चल रहा था एग्जीक्यूशंस हो रहा था वो 1 2 3 और यहाँ ऐसे 10 तक। तो पहले हम 1 के लिए चेक कर रहे थे, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें 1 के लिए चेक किया, अगर 1 20 और 10 का डिवाइड करके रिमाइंडर हमें 0 दे रहा है, तो हम इस 1 को क्या करते हैं कि हम मोस्ट रिसेंट कॉमन फैक्टर जीसीडी मानते थे। फिर अगर इसके आगे वाला 2 भी हमें सेम 10 और 20 दोनों को दे रहा है डिवाइड करके रिमाइंडर 0, तो उसको भी हम इसको डिस्कार्ड करके 2 को मोस्ट रिसेंट कॉमन फैक्टर मानते थे। तो ऐसे क्या है कि हमें इधर से जाना पड़ रहा है और हमें एक बात देखने को मिल रही है कि हम यहाँ जो मिलेगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं होगा, जो यहाँ पे मिलेगा आगे की तरफ में इधर ही मिलने वाला है हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हम जो ये 1 to मिनिमम ऑफ m n कर रहे थे, हम अब ये इधर से स्टार्ट करें मिनिमम ऑफ m and n to 1। ओके, मतलब ये वाला काम जो 1 to 10 हो रहा था, अब ये 1 to 10 ना होकर 10 to 1 स्टार्ट हो। मतलब पहले हम 10 से स्टार्ट करेंगे, क्या 10 20 और 10 को डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद साथ में क्या ये रिमाइंडर ग्रेटेस्ट डिवाइज़र है, दोनों का कॉमन डिवाइज़र है। तो अगर कॉमन डिवाइज़र है तो उसको हम मोस्ट रिसेंट कॉमन फैक्टर में ऐड करते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको हम स्किप करके फिर आगे चलते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर मतलब जो हमारा आई है ये क्या होगा, ये माइनस होगा, -1, मतलब ये पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये चेक करेगा 9 के लिए, तो 9 क्या 20 और 10 का है, तो नहीं है। तो अगर हमें पहली बार में ही 10 मिल रहा है कि 10 20 और 10 का कॉमन डिवाइज़र है, तो उसे हम क्या करेंगे मोस्ट रिसेंट कॉमन फैक्टर में डालेंगे, और जो मोस्ट रिसेंट कॉमन फैक्टर है वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। तो यही हमारा यहाँ पे अप्रोच है, लेट आई रन फ्रॉम मिनिमम m and n to 1। ओके, उसके बाद फर्स्ट कॉमन फैक्टर दैट वी फाइंड विल बी जीसीडी। जैसे ही ऐसा हम करते हैं और पहला कॉमन फैक्टर हमें जैसे ही मिलता है, जैसे पहली बार में ही हमें 10 मिला और 10 हमारा कॉमन फैक्टर है, तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। तो इसे यही फ़ायदा है कि जो हमारा लूप है वो ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूशंस टाइम कम लगेंगे, उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होगी, और साथ में जो टाइम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी डिक्रीज होगी। जितना कम रहेगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उतना ही ज़्यादा हमारा एल्गोरिथम इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अभी हमने देखा है
उसको। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा कॉमन है, डिफाइन GCD m एंड n। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने i को सेट कर लिया। वहाँ पे तो पहले y ऑटोमेटिक कहाँ से चलता है, 0 1 2। ओके, तो अगर हमने 1 से n तक चेक करना था फॉर लूप लगा के, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, फॉर i इन रेंज 1, तो ये हमें पता था कि 1 से चलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, हमने मिनिमम m ऑफ n क्या करेंगे, जो m n में यहाँ पे मान लो m में 20 और यहाँ पे 10 है, तो इसको क्या किया, i कहाँ से चलेगा, मिनिमम ऑफ m n मतलब 10। i जो हमारा एग्जीक्यूट होगा वो 10 से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब आगे क्या करेगा, हमें आगे क्या करना है, वाइल, यहाँ पे जो वाइल दिख रहा है ये वाइल i ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब कि 10 से नीचे आना है। ये जो नीचे वाला वर्क है ये तब तक होगा जब तक कि i 0 से बड़ा रहे। ठीक है, तो वाइल मतलब जब तक। ओके, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल देख लीजिए, वाइल का सिंपल मीनिंग वाइल होता है वाइल i ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये भी एक कंडीशन है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया कि जब तक i का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तब तक ये वाले वर्क एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे वाइल i ग्रेटर देन 0 देन क्या होगा, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे दूसरा कंडीशन, इफ़ वो i अगर m को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 देता है, साथ में वही सेम i n को डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर, यहाँ पे जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर अगर हमें ये 0 असाइन देता है, तो हम क्या करेंगे कि उस i को रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न होने के बाद यहाँ पे एग्जिट हुआ और वो हमें मिल गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब वो i ना m को तो मान लो कि ना m को डिवाइड कर पा रहा है और ना ही n को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तब तो उस कंडीशन में वो हमारा कॉमन फैक्टर मिला नहीं। ठीक है, और अगर मान लो कि सिर्फ ये वाला ही ट्रू है और ये वाला जो पार्ट है वो फॉल्स है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि तभी वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर ये वाला यहाँ से हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिला इस i के लिए, तो हमें क्या करना है, एल्स दूसरे वाले में हमें i को -1 करना है। ठीक है, जो अब i का नया वैल्यू हमारा होगा अपडेट होने के बाद, जो अपडेट होने के बाद i टू i-1 हो जाएगा। मतलब कि अगर 10 पे चेक किया, 10 मान लेते हैं 10 20 और 10 का डिवाइज़र नहीं है, कॉमन डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा वैसे ये 10 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर नहीं है तो ये वाला जो 10 का वैल्यू है इसको 9 पे लेके आना है। तो i जो हमारा होगा वो i-1 हो जाएगा। अब हमारा i का वैल्यू जो हो गया वो 10 था, अब 10 - 1 इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, तो अब 9 के लिए चेक करेगा क्या 9 m को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 देता है, फिर चेक करेगा क्या वही i 9 n को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 देता है। तो ये भी कंडीशंस ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो यहाँ पे ये एल्स पार्ट में आएगा और यहाँ पे फिर वही 9 का वैल्यू i-1 होगा, फिर 9 - 1 8 हमें मिलेगा, फिर 8 के लिए चेक करेगा। अगर पहली बार में ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिए हैं, यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है कि GCD हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना है 20 और 10 का। तो 20 और 10 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ m n। तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ m और n, तो यहाँ पे अगर मिनिमम ऑफ 20 और 10, तो इससे क्या वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगा, यहाँ पे मिनिमम है 10, तो इसका वैल्यू हो गया 10। ठीक है, अब वाइल i ग्रेटर देन 0 देन इफ़ ये जो m है उसके बाद जो ये m है, ठीक है, वो उस m को, मतलब ये जो m है यहाँ पे m 20 है, इस m को अगर i मतलब ये जो 10 है, ठीक है, ये 10 डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में 0 मिलता है, साथ में वही 10
इस n को, मतलब इस 10 को। तो यहाँ पे 20 को जब डिवाइड किया, ठीक है, तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0। वैसे ही 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू रिमाइंडर 0 मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे कंडीशंस ट्रू हैं, तो हमें रिटर्न i होगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होने के बाद हमारा i 10 रिटर्न हुआ और हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिला 10। मतलब कि जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है वो अब हमारा घट के बहुत ही कम हो गया। जो हमने पहले एल्गोरिथम में देखा था वो उसमें जो एग्जीक्यूशन टाइम था और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा थी। तो अभी के लिए इसमें ये बात आपको समझ में आ गई। हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने वाइल कंडीशन यूज किया है, जो यहाँ पे वाइल कंडीशन यूज हुआ है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वाइल, ठीक है। तो ये क्या है कंडीशंस, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है, न्यू काइंड ऑफ रिपीटेशन, ओके। तो वाइल कंडीशन, इसमें क्या होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, फिर स्टेप के, ऐसे ये चेक करते जा रहा है कि जब तक वो कंडीशन मिल जाएगा, सेटिस्फाई होगा, तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। तो डोंट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम वी विल रिपीट द स्टेप, ओके। ये जो हमारा वाइल कंडीशंस है, इसमें हम लोग एडवांस में हमें नहीं पता होता है कि जो हमारा ये चलने वाला है लूप वो कब तक चलेगा, कब तक ये रिपीट होगा स्टेप्स, ओके। और दूसरा कि हमें इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि शुड बी केयरफुल टू इंश्योर द लूप टर्मिनेट्स इवेंचुअली, द कंडीशन शुड बिकम फॉल्स, ओके। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें जब कंडीशंस फॉल्स होगा, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक तो जो स्टेप फॉलो करना है वो फॉलो करेगा, लेकिन जैसे ही वो कंडीशंस फॉल्स होता है तो उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे टर्मिनेट होगा, उसको हमें किस कंडीशन की तरफ लेके जाना है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है वाइल कंडीशन का यूज करते हुए। जैसे कि पिछले वाले इस प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि वाइल, ये यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि i जब तक 0 से बड़ा रहेगा तब तक ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये 0 से तब तक ही एग्जीक्यूट होगा, वरना वो एग्जिट हो जाएगा। और दूसरा बात कि अगर एग्जिट नहीं हो पाता है तो क्या होगा, ये उसके नीचे जो कंडीशंस लगा हुआ है, कंडीशंस अगर फॉल्स होता है तो उसके बाद एल्स लगा के उस कंडीशन के बाद क्या करना है हमें, वो उसके लिए ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम एक बार समरी देख लेते हैं। With a little though, we have dramatically simplified our NAB algorithm. Through the newer version are simpler. They still take time proportional to the values m and n. A much more efficient approach is possible. इस पूरे वीडियो में हमने यही देखा कि जितने भी एल्गोरिथम होते हैं उसको एक हद तक जितना हम लोग चाहें उसको इम्प्रूव करके अपने अप्रोच को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। तो जैसा कि आपने इसमें हमने यहाँ पे बहुत सारे एल्गोरिथम डिज़ाइन किए एक ही सॉल्यूशंस के लिए, एक ही तो जो हमारा था प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, वैसे ही इस प्रॉब्लम के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालने के बहुत सारे वे होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो वैसे जैसे कि एक ही वर्क को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हम लोग कौन सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मेथड जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, कम टाइम लेता हो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी एल्गोरिथम में हम उस एल्गोरिथम को, उस मेथड को यूज़ करते हैं कि जो कि कम टाइम लेता हो, मतलब कि जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस सब्जेक्ट की ज़रूरत है। और हम इसी वीडियो का अगला लेक्चर लेके आते हैं, आपसे मिलते हैं फिर कुछ ही दिनों में। थैंक यू।